वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज 8 दिसंबर 2020 है और दिन है ट्यूसडे। आज के दिन की शुरुआत हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन के साथ करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन भी है। ग्रेट पावर इज अनलिश्ड विथ अ सिंपल स्टार्ट। डियर फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी चीज़ जो आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़्यादा मत सोचिए, उसको स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप नई चीज़ सीखते जाएंगे, नए चैलेंजेस आएंगे, उन नए चैलेंजेस को आप सॉल्व करेंगे और धीरे धीरे वो जो भी क्षेत्र है, चाहे फिटनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे करंट अफेयर्स में आपको एक महारत हासिल करना है, जो भी चीज़ आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उसको स्टार्ट कर दीजिए। याद रखिए कि अगर आप वो हेजिस्टेंस जो हम कहते हैं कि आप हेजिटेट करेंगे कि अभी नहीं, स्टार्टिंग के टाइम पर बहुत सारे फियर्स जो हैं वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आपका जो कंफर्ट जोन है उसमें से बाहर निकलने के लिए आपका दिमाग जो है वो आपके साथ एक ट्रिक प्ले करेगा कि चलो कल करेंगे इसको। डोंट लिव इट फॉर टुमारो। वो कल जो है वो कभी नहीं आएगा। आज ही उस चीज़ को स्टार्ट करें। भले ही स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्टी फेस हो, आपका दिमाग, आपका शरीर जो है वो भी शायद वाइब्रेट होने लगे, आपको ऐसा फील हो कि नहीं यार मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी आपका मन अगर कह रहा है कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए तो स्टार्ट इट। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको उसी दिन कॉन्फिडेंस का अनुभव भी होगा। यू विल फील कॉन्फिडेंट। और बेस्ट टाइम, अगर किसी नई चीज़ को स्टार्ट करने का कोई बेस्ट टाइम है तो दैट इज़ अर्ली मॉर्निंग। आपका दिन जब भी अर्ली मॉर्निंग, या फिर लेट्स से कि अगर आप एक नाइट पर्सन हैं तो अगर आपके दिन की शुरुआत लेट्स से दोपहर 12 बजे होती है, तो जब भी आप अपना काम स्टार्ट करें तो स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर थिंग, जो नई चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हैं। ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा फील भी होगा और आपका प्रोग्रेस भी होने लगेगा। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू ने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। 14 दिसंबर तक इसमें 50% डिस्काउंट भी अवेलेबल है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको testiq.in पर से मिल जाएगी। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें। और डियर फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 के बारे में। ट्रांसपेरेंसी इज़ वाइटल। एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स कि हम सब कोविड-19 वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। पूरी दुनिया इसका इंतज़ार कर रही है। और अच्छी खबर यह है कि फाइज़र ने भारत सरकार, इंडियन रेगुलेटर्स जो हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट की है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन कि हमें इस mRNA वैक्सीन, अब आपको पता है कि mRNA किस प्रकार से काम करता है। 2 दिन पहले ही मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था, राइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो फाइज़र की जो mRNA वैक्सीन है उसको जल्द से जल्द ग्रीन सिग्नल मिले, उसके लिए एक एप्लीकेशन किया है फाइज़र ने। उसके एक दिन बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने भी गवर्नमेंट को अप्रोच किया, रेगुलेटर को अप्रोच किया और कहा कि हमारी जो कोविड शील्ड नाम की वैक्सीन है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर डेवलप की है, तो उसको भी एक इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया जाए। एस्ट्राजेनिका जो है फेज़ 3 ट्रायल्स 4 देशों में कर रही है, लेकिन अभी भी उन्होंने इस नोड यानी कि एक ग्रीन सिग्नल जो है वो उनको नहीं मिला है। दूसरा जो एक चिंता का विषय है यहाँ पर वो ये है, हमारे देश की बात नहीं है, या सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, दुनिया की अलग अलग सरकारें जो हैं, हर कोई चाहता है, हर कोई सरकार चाहेगी कि जल्द से जल्द वैक्सीन मिले ताकि इकोनॉमी बैक टू नॉर्मल हो जाए, लोग जो हैं वो अपना जीवन बैक टू नॉर्मल कर दे। तो गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज़ के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रही है कि आप जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक बेसिस पर आप पूरी प्रोसेस को ख़त्म कर दीजिए। Lack of transparency about vaccine safety and efficacy does no good in gaining people's confidence and willingness to get vaccinated. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। शायद आज जल्दी हमें वैक्सीन चाहिए, तो उस इमोशन के चक्कर में शायद हम वैक्सीनेशन को ग्रीन सिग्नल जो मिला है, अप्रूवल मिला है, उसकी प्रोसेस के ऊपर इतना शायद ध्यान ना दें।
लोग ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन सरकार को ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी से पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू यानी कि उसी फील्ड के लोग जो हैं उसको देखेंगे और मेक श्योर करेंगे कि सारी प्रोसेस सही फॉलो हो रही है या नहीं। और ट्रांसपेरेंसी जो है उससे कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है। अगर आपको पता है कि भारत में जो लेट्स से कि भारत में जो भी 2-3 वैक्सीन अवेलेबल हैं, लेट्स से 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं, तो अगर हमें ये विश्वास है कि ये तीनों के 3 वैक्सीन जो हैं ये अच्छी वैक्सीन हैं, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, गवर्नमेंट ने थरोली इसको ट्राई एंड टेस्ट किया है, तो ये जब विश्वास होगा तो हम खुद जाएंगे और कोविड वैक्सीन जब भी अवेलेबल होगी तब हम वहाँ पर जाकर अपने आप को वैक्सीनेट करेंगे। लेकिन अगर ये बात लोगों के सामने आई या फिर ये अफवाह भी फैल गई कि गवर्नमेंट ने जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर चीज़ों को ग्रीन सिग्नल दे दिया और उसके बाद लोगों को साइड इफ़ेक्ट इसकी फील हो रही है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन जो है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन कैंपेन, एक राइट इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि द सूनर ए वैक्सीन इज अवेलेबल द बेटर इट इज़ फॉर एवरीवन, बट पुशिंग थ्रू एन इनएफेक्टिव और अनसेफ वैक्सीन इज वर्स देन नॉट हैविंग वन। एक इनएफेक्टिव या फिर अनसेफ वैक्सीन से तो अच्छा है कि वैक्सीन ना हो। एटलीस्ट हम मास्क पहनेंगे। पिछले 8-9 महीनों से हमारी एक आदत भी हो चुकी है, हम हमारे हाथों को सैनिटाइज करते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, हम मास्क पहन रहे हैं, हम भीड़ वाली जगहों पर नहीं जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम ऑनलाइन करने लगे हैं। तो यही चीज़ और 2-3 महीने कर लेंगे, लेकिन एक अनसेफ वैक्सीन हमारे बॉडी में आ गई तो उसकी साइड इफ़ेक्ट जो है वो शायद हमें ताउम्र जो है उसको फेस करना पड़े। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता है, दुनिया की अलग अलग सरकारों को भी पता है कि वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो भी बहुत सारे लोगों में होगी। बहुत सारे लोग जो हैं वो वैक्सीन पर विश्वास नहीं रखते हैं, राइट, चाहे उनका अनसाइंटिफिक अप्रोच क्यों ना हो, लेकिन ये विश्वास दिलाना जो है ये सरकार का काम है। और ये विश्वास तभी पैदा होगा जब सारे सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कल हमने बात की थी वेस्ट एशिया के बारे में और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, मैप को स्टडी करना। और इसी के साथ साथ जो आर्टिकल है मैंने आपको कहा था कि आप एटलीस्ट उनको 3 बार पढ़िएगा। अब मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ने उस आर्टिकल को 3 बार पढ़ा होगा, लेकिन एक विश्वास ज़रूर है कि आप में से जो भी स्टूडेंट्स ने, चाहे 1, 2, 3 स्टूडेंट्स या फिर 10 स्टूडेंट्स ने, अगर उस आर्टिकल को 3 बार पढ़ा है और आपने जेन्युइनली 10 मिनट जो हैं उस मैप के पीछे इन्वेस्ट की है, तो आज का लेक्चर जो है वो आपको, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है पायोनियर न्यूज़पेपर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वेस्ट एशियन आउटरीच, ये आपको बहुत ही ईजी लगेगा। हमारे आर्मी के चीफ जो हैं MM नरवाणे साहब, वो सऊदी अरेबिया और UAE की विजिट पर जाने वाले हैं और कल हमने देखा कि कैसे इन देशों के साथ भारत के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। हमने लुक ईस्ट फिर एक्ट ईस्ट के बारे में बात की थी कल, और फिर हमने देखा था कि कैसे अब लुक वेस्ट ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी का एक डायमेंशन बन चुका है। पिछले 6.5 सालों की बात करें, खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जब से नरेंद्र मोदी जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो हमने देखा कैसे 2015 में उन्होंने UAE में एक विजिट की और 2015 में जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी वो 30 सालों के बाद किसी भारत के प्राइम मिनिस्टर ने UAE की ज़मीन पर अपना पैर रखा था। और फिर उसके बाद 2 बार उन्होंने विजिट की और वहाँ के भी क्राउन प्रिंस जो हैं वो भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। दूसरा जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे अरेबिक नेशंस के रिलेशन इज़राइल के साथ इम्प्रूव हुए हैं। अब ईरान के साथ जब भी, ईरान के पॉइंट के बारे में जब भी हमने बात की है तो मैंने आपको एक ये ट्रायंगल भी दिखाया था कि एक तरफ है ईरान, एक तरफ है इज़राइल और एक तरफ है अरेबिक वर्ल्ड, अरेबिक कंट्रीज, राइट। जब पैलेस्टाइन के प्रॉब्लम की बात आती है तो इज़राइल और अरेबिक वर्ल्ड के बीच में एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो है पैलेस्टाइन का इश्यू। लेकिन जब ईरान की बात आती है तब ये दोनों मिलकर ईरान के खिलाफ काम करते हैं। वैसे यहाँ पर देखें तो
तीन पार्टीज हैं यहाँ पर, तीनों को एक साथ तीनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। इजराइल और ईरान आर्च राइवल्स हैं, अरबिक कंट्रीज़ और ईरान आर्च राइवल्स हैं। इजराइल और अरबिक वर्ल्ड आज तक आर्च राइवल थे, लेकिन धीरे धीरे रिलेशंस जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, इजराइल और यूएई के बीच में एक एकॉर्ड साइन हुआ है। इस एकॉर्ड का एक स्पेसिफिक नाम है, राइट? तो ये एकॉर्ड्स जो हैं, एकॉर्ड्स उसको कहते हैं, एक प्रकार का एग्रीमेंट। तो ये जो एकॉर्ड्स हैं उसका खास एक नाम है, बताइए वो नाम क्या है? ये आज के लिए आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपके लिए हिंट ये है कि कल हमने एक रिलीजन के बारे में बात की थी, तो उसमें उस पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल हमने कल किया था। तो I'm sure अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये स्ट्राइक हो गई होगी आज के क्वेश्चन की। एनीवे, स्टिक योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आज तक पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया, यूएई और दूसरे अरेबिक देशों को भारत के बारे में भड़काता आया है। ओआईसी जो है उसमें भी ओआईसी में भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, तो उसमें भी पाकिस्तान ने उनके कान भरे थे कि भारत ये कर रहा है, वो कर रहा है। कश्मीर के बारे में बहुत सारी गलत बातें पाकिस्तान ने बताई थी, लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई के रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ धीरे धीरे ख़राब होते जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया इससे नाराज़ है कि पाकिस्तान ने टर्की के साथ अपने रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी इम्प्रूव कर दिए, और सऊदी और इन देशों को जब पाकिस्तानी आर्मी की या फिर उनकी फ़ौज की आवश्यकता थी यमन में, तो उस टाइम पर पाकिस्तान ने मना कर दिया। मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान को बहुत सारा फंड जो है वो सऊदी अरेबिया ने प्रोवाइड किया है, लेकिन फिर भी जो हम कहते हैं कि नमक का फ़र्ज जो है वो पाकिस्तान ने अदा नहीं किया। तो इसी से गुस्सा होकर सऊदी अरेबिया ने जो एक बहुत बड़ी लोन देने की बात की थी पाकिस्तान को, तो वो कैंसिल कर दी। यूएई ने तो पाकिस्तान के सिटीजन्स के वीज़ाज जो हैं उसके ऊपर भी एक रोक लगा दी है। तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी बात होगी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने का जो एक हमारा लक्ष्य है, और इसीलिए है क्योंकि टेररिज्म और ये सारी चीज़ों को पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, तो इसमें भी अरबिक देशों का साथ हमें मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ही ईजीली ले। देखिए, ईरान के साथ हमारे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, कतार के साथ हमारे रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, और सऊदी अरेबिया और यूएई के रिलेशनशिप ईरान के साथ काफ़ी बिगड़ चुके हैं। कतार के साथ भी रिलेशनशिप जो हैं वो बिगड़ गए थे। 2017 की बात है कि जो ये गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल है, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, फिर ओमान था उसमें, यूएई, इजिप्ट, तो इन देशों ने कतार के साथ अपने रिलेशनशिप जो हैं वो तोड़ दिए, ऑफिशियल रिलेशनशिप ही बंद कर दिए। अपनी जो डिप्लोमेटिक ऑफिसेस थी, एम्बेसीज, ये सारी चीज़ें बंद कर दी, क्योंकि इन सारे देशों का कहना यह है कि कतार जो है वो ईरान के साथ मिलकर काम कर रहा है। कतार जो है वो टेररिज्म और इन सारी चीज़ों को प्रमोट करता है। फिर कतार की जो एक न्यूज़ चैनल है अल जज़ीरा, तो इसमें सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों के बारे में काफ़ी बायस्ड चीज़ें बताई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन देशों ने रिलेशनशिप तोड़ दिया। लेकिन एक दो दिन पहले की बात है जब कतार के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ये बताया कि कतार इन देशों के साथ, सऊदी और दूसरे देशों के साथ रिलेशनशिप को फिर से बैक टू नॉर्मल करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ से भी ये एक खबर आई थी कि सऊदी और दूसरे देशों ने भी ये बताया कि वो भी कतार के साथ रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ही केयरफुली सभी देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप रख के, इजराइल के साथ, पैलेस्टाइन के साथ, ईरान के साथ, अरबिक देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप हमने मेंटेन करने पड़ेंगे, और हमारे लिए इतना शायद प्रॉब्लम भी नहीं होगा। कॉमर्शियल टाइज काफ़ी अच्छी हैं, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम मिलकर बहुत सारी एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, राइट। और चाइना के खिलाफ भारत ने जो स्टैंड लिया है, तो उससे इन देशों का जो एक रिस्पेक्ट था भारत के प्रति वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। कल हम बात कर रहे थे कि लगभग 80 लाख जितने लोग जो हैं भारत के वो इन देशों में काम करते हैं, तो हमने वहाँ पर स्किल्ड मैन पावर भी प्रोवाइड किया है। एक दूसरी चीज़ जो हमें वेट एंड वॉच करनी पड़ेगी, दैट इज़ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। बाइडन साहब के आने से यूएसए की पॉलिसी मिडल ईस्ट या फिर वेस्ट एशिया में किस प्रकार की होगी, उसको हमें वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा, राइट। वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर इट। तो दैट्स एवरीथिंग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है रणजीत सिंह दिसाले। रणजीत सिंह दिसाले जो हैं ये
ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के विनर हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि दुनिया के बेस्ट टीचर का अवार्ड जो है वो रंजीत सिंह को मिला है। महाराष्ट्र के हैं, 32 ईयर इनकी एज है, काफ़ी यंग है। और प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल जो है जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ख़राब था, तो उस एरिया में उन्होंने काम किया। मेरा मानना है कि भारत के सभी एजुकेटर्स, भारत के सभी टीचर्स, और सिर्फ भारत के नहीं दुनिया के सभी एजुकेटर्स के लिए एक रोल मॉडल हैं रंजीत सिंह दिसाले। तो सबसे पहले तो मैं उनको मेरी तरफ से, स्टडी आईक्यू की टीम की तरफ से और सभी स्टूडेंट्स की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो 32 ईयर ओल्ड एजुकेटर हैं, इन्होंने गरीब जो लड़कियां हैं, जो अनप्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनको एजुकेट करने में आउटस्टैंडिंग काम किया है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, वो सबसे बड़ा बैरियर था। तो उन्होंने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से उन्होंने टेक्स्ट बुक्स को मदर टंग में ट्रांसलेट किया। इसी के साथ उन्होंने यूनिक QR कोड्स डिज़ाइन किया, जिससे बच्चे जो हैं वो ऑडियो पोएम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टोरीज, असाइनमेंट्स, ये सारी चीज़ें कर सकें। इसके दो फ़ायदे हुए। पहला तो ये कि लड़कियों की बात करें तो 100% अटेंडेंस हुआ। सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि बच्चों में जो टीनेज मैरिजेस, जो बाल विवाह होते थे, वो भी बहुत सारे विलेजेस में ज़ीरो हो गए। तो देखिए, उनका सिर्फ एजुकेशन से उन्होंने कितने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इतना ही नहीं, जिन जिन जगहों पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, भारत में, पाकिस्तान में, पैलेस्टाइन में, इज़राइल, इराक, ईरान, USA, नॉर्थ कोरिया, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में उन्होंने पीस को प्रमोट किया एजुकेशन के माध्यम से। इंटरनेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से उन्होंने यंगस्टर्स को कनेक्ट किया और उनको एजुकेट किया। फिर वे सारे बच्चे जो फिज़िकली अलग अलग जगहों पर नहीं जा सकते थे, तो उनको वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स भी उन्होंने कराई। इतना ही नहीं, उन्होंने एक गोल सेट किया है, टीच डोंट प्रीच। और अब देखिए, इनकी एक अच्छी बात जो है, जो आपको नज़र आ जाती है, उनको प्राइज़ कितनी मिली है, $1 मिलियन, यानी कि $10 लाख की प्राइज़ मिली है। उसमें से 50% पैसे जो हैं वो जो दूसरे फाइनलिस्ट हैं उनके साथ वो शेयर करेंगे। उनका मानना यह है कि दूसरे फाइनलिस्ट जो हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो 50% प्राइज़ उनके साथ शेयर करेंगे, ताकि उनका जो इनक्रेडिबल वर्क है वो भी चलता रहे। तो रंजीत सिंह जो हैं ये एक मिसाल हैं, एक प्रकार से एक आशा की किरण है कि अच्छे लोग जब अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली हम एक पॉजिटिव बदलाव जो है वो ला सकते हैं सारे क्षेत्रों में, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, पेंडेमिक्स में, क्लाइमेट चेंज में, एजुकेशन में, बाल विवाह, ये सारी चीज़ों को हम रोक सकते हैं, अच्छी चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। रीबिल्डिंग फ्रॉम डेब्रिज, द हिंदू का एक आर्टिकल है। USA के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन जो हैं, उनको 270 इलेक्टोर्स जो हैं वो तो इजीली मिल गए हैं। जो आज तक जो भी डेटा सामने आया, तो लगता है मीन्स ये एक बात साफ है कि वो USA के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। जनवरी के एंड तक वो USA के प्रेसिडेंट का कार्यकाल जो है वो संभाल लेंगे। अब दूसरे लीगल चैलेंजेस जो मिस्टर ट्रंप उनके सामने रखेंगे, तो उसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर इट। लेकिन जो 78 ईयर ओल्ड मिस्टर बाइडन हैं, उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला चैलेंज उनकी सरकार का ये होगा कि बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दूसरे जो देश के स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, अलायंसेस हैं, तो उनको फिर से जो भी डैमेज मिस्टर ट्रंप ने किया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, उसको हील करना, उसको बैक टू नॉर्मल करना। दूसरी चीज़ कि अमेरिका के पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा दरारें हमें देखने को मिली है, राइट। बहुत एक तीखापन, एक बहुत दुश्मनी देखने को मिली है। तो इन सारी चीज़ों को भी सॉर्ट आउट करना। सबसे पहली प्रायोरिटी तो ऑफ कोर्स उनकी कोविड-19 होगी, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड और सबसे ज़्यादा मृत्यु भी USA में हुई है। तो कैसे लोग साइंटिफिक ड्रिवन पॉलिसी को ये प्रमोट करेंगे कि लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के प्लान को जल्द से जल्द वो लॉन्च करें। सेकंड उनकी प्रायोरिटी होगी इकोनॉमी, ऑफ कोर्स जॉब मार्केट को रिवाइव करना, बिजनेसेस जो हैं वो अपने पैरों पर फिर से जल्द खड़े हो जाए, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे।
उनके पहले 100 दिन जो होंगे प्रेसिडेंट के तौर पर, तो इंटरनेशनल फ्रंट पर वो WHO को ज्वाइन करेंगे। पेरिस एग्रीमेंट जो है क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट, तो उसमें USA को फिर से री इंडक्ट करेंगे। इमिग्रेशन रिफॉर्म्स लाएंगे, ग्रीन कार्ड्स देना, H1B वीज़ा, फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एंट्री, इन सारी चीज़ों के ऊपर उनको काम करना पड़ेगा। मैक्सिको की बात करें, नॉर्थ अमेरिका का एक दूसरा देश है मैक्सिको, तो मैक्सिको में जो एक दीवार बनाने की बात थी, वो सारी चीज़ों को हमेशा के लिए बंद किया जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ की पार्लियामेंट यानी कि कांग्रेस जो है, उसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में जो 2020 का कैंपेन था, तो उसमें बहुत सारे हेटफुल डिस्कोर्स हमें देखने को मिला। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हील करना, इन सारी चीज़ों को सॉल्व करना, ये भी उनके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा और एक टॉप प्रायोरिटी होगी। ए डुएट फॉर इंडियाज अर्बन विमेन। कोविड-19 क्राइसिस की वजह से हमें पता चला कि जो अर्बन एरिया में रहने वाले गरीब लोग हैं वो भी बहुत इनसिक्योर हैं। जो रूरल एरिया में गरीब हैं उनसे कम इनसिक्योर हैं, क्योंकि अर्बन एरिया में आपको जॉब्स जो हैं, भले ही हाईली पेड जॉब्स नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिक्शो और सेलिंग स्नैक्स और इस प्रकार की जॉब्स जो हैं, वो इस प्रकार का बिजनेस जॉब्स जो हैं वो आप कर पाएंगे, आप सर्वाइव थोड़ा बहुत कर पाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर एक को ये करने का मौका मिले, लेकिन रूरल ग्रामीण विस्तार में जो गरीब व्यक्ति हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं है, जो मजदूरी का काम करता है, तो उनके कंपैरिजन में अर्बन एरिया में वो थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा कमा लेते हैं। लेकिन आजकल अर्बन एरिया के दूसरे भी इश्यूज़ हैं, इलनेस, अंडर एम्प्लॉयमेंट, फिर लॉकडाउन्स, फ्लड, साइक्लोन, फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो इनको भी फेस करने पड़ते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हम उनका शायद पेट भर सके, लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो मेंटेन नहीं होता है, राइट। तो एटलीस्ट चलो सर्वाइवल के लिए खाने पीने की चीज़ें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से उनको मिल जाएगी, लेकिन ये सस्टेनेबल या फिर ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो हम उनको मुफ्त में बस सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड करें और वो सर्वाइव कर पाएँ। दैट इज़ नॉट, और ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग, राइट, जीवन का एक लक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि फ्री में फूड मिले और वो खाएं और सर्वाइव करें, नहीं, काम भी करना है। तो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सपोर्ट देना जो है वो बहुत ही आवश्यक है। MG नरेगा जो हैं, तो इसी प्रकार से अर्बन एरिया के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डूए या फिर डुएट एक नई स्कीम की शुरुआत की जा सकती है कि खास करके अर्बन एरिया में, सिटी एरिया में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनको किसी ना किसी प्रकार का एक सपोर्ट मिले, एक जॉब सिक्योरिटी मिले। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में जो राइटर हैं वो कहते हैं जॉब स्टैम्प्स के बारे में। अब जॉब स्टैम्प्स क्या है? जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, हॉस्टल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर सेंटर्स, म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज, शेल्टर्स, जेल्स, ऑफिस डिपार्टमेंट्स, रेलवे स्टेशन, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये सारी जगहों पर सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी की सरकार ऐसे जॉब स्टैम्प्स दे सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूनिवर्सिटी के कोई जो VC हैं, वाइस चांसलर, तो उनको अगर लगता है कि यूनिवर्सिटी की जो पूरी कंपाउंड वॉल है उसको नया कलर देने की आवश्यकता है या फिर फेंस जो हैं उसके रिपेयरिंग काम की आवश्यकता है, तो जब उनके पास ये जॉब स्टैम्प्स होंगे तो ये जॉब स्टैम्प्स का इस्तेमाल करके वो ईजीली लोगों को हायर कर पाएंगे उस पर्टिकुलर काम के लिए। 1 महीने का काम है तो 1 महीने के लिए उनको लेट्स से कि 10 लोगों की आवश्यकता है कि 10 लोग 1 महीने के लिए काम करें, तो पूरी एक बड़ी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग की जो कंपाउंड वॉल है उसको नया कलर भी मिल जाए, वाइट वॉश हो जाए उसका, और फेंसेस जो हैं उसका काम हो जाए, तो उसके लिए जॉब स्टैम्प्स जो हैं वो उनको दिए जाएंगे। और यही जॉब स्टैम्प्स जो हैं, मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने 1 महीना 8 घंटे काम किया है, पूरा 1 महीना हर रोज़ उन्होंने 8 घंटे काम किया है, तो मिनिमम वेज जो भी चल रहा है वो मिनिमम वेज का पैसा जो है डायरेक्टली उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो ऐसी छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स, छोटी बड़ी ऐसा कोई काम है, जॉब्स जो हैं, उसके लिए आप टेम्पररली ऐसे मज़दूरों को हायर कर पाएंगे। तो अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को भी जॉब मिल जाएगी और आपको नया स्टाफ हायर करके, परमानेंट स्टाफ हायर करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको जब चाहे वो आप इसका इस्तेमाल, जॉब स्टैम्प्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक वाउचर दिया जाता है, इज़न्ट इट, हमारे पास लेट्स से कि फ्लिपकार्ट का या फिर अमेज़ोन का आपके पास वाउचर है, तो जब चाहे आप
5,000 रुपीज़, 200 रुपीज़, वट एवर जो भी कीमत का वाउचर है वो आप जब भी कोई नई खरीदी करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते। इसी प्रकार से ये वाउचर्स का इस्तेमाल ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कर सकते हैं। इनके ऊपर नज़र रखने के लिए हम एक इंडिपेंडेंट प्लेसमेंट एजेंसी भी तैयार कर सकते हैं, और लोगों को, जो काम करने वाला व्यक्ति है तो उसको एक मिनिमम वेज की गारंटी भी मिलेगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हमारी बहुत सारी ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, पब्लिक प्रीमाइसेस हैं जिनको मेंटेनेंस की आवश्यकता है, तो ये सारा मेंटेनेंस का काम जो है वो भी हम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। दूसरी चीज़, महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर एमजी नरेगा में जैसे लेट्स से 25% जितना रिजर्वेशन मिलता है, तो ये डुए में आप 100% प्रायोरिटी महिलाओं को दे सकते हैं। फिर कोई स्किल्ड वर्कर है, किसी को कारपेंट्री, इलेक्ट्रिशियन का काम, मैशंस का काम, यानी कि ये बिल्डिंग बनाने का काम, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर कोई इसमें एक्सपर्ट है तो नए लोग जब इसमें ज्वाइंट होंगे तो उनको भी ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। और आप स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो है थोड़ी प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स को वैसे भी प्राइवेट काम मिल जाता है, तो फिर वो गवर्नमेंट के इस मिनिमम वेज में काम करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप उनको प्राइवेट में जो पैसा मिलते हैं उतना ही पैसा देंगे, तो ये एक्सपर्ट्स अगर 2-3 होंगे तो उनके नीचे बहुत सारे ऐसे मजदूरों को भी आप ऑन जॉब ट्रेन कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग को भी इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनाया जा सकता है। जैसे मैंने महिलाओं की बात की, तो पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत सारी महिलाएं, अर्बन एरिया में रहने वाली महिलाएं जो हैं वो कर पाएगी। दिन में लेट्स से 4 घंटे का काम जो है वो कर पाएगी, तो उससे वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो जाएगी और अपने बच्चों का और परिवार का ख्याल भी रख पाएगी। तो ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट जो है महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी ज़्यादा महिलाओं को, लेट्स से कि प्रायोरिटी महिलाओं को दी जाए, तो जब भी कोई ऐसी जॉब निकलेगी तो अगर महिलाएं अप्लाई करती हैं तो सबसे पहले उनको जॉब दी जाए। तो ये कर सके तो इससे सिर्फ ऐसा नहीं है महिलाओं का, लेकिन सोसाइटी का भी फ़ायदा होगा, क्योंकि नेशनल सैंपल सर्वे का डेटा अगर आप देखें 2019 का, तो अर्बन महिलाएं हमारे देश में टोटल जो महिलाएं हैं 15 से लेकर 59 की एज ब्रैकेट में, तो सिर्फ 20% महिलाएं ही एम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयड हैं, फिर इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ करती हैं। मूविंग ऑन, इन्वेस्टिंग इन इंडियाज़ यूथ, ये भी स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। राइट टू एजुकेशन की बात करें तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को कंपलसरी, गारंटीज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंडर RTE। लेकिन यहाँ पर बुक्स और रिटन एग्जामिनेशन होती है। 21st सेंचुरी की बात करें तो आज के ज़माने में ये पता चला है कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, जिसको आप टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कह सकते हैं, TVET, तो ऑन जॉब जो हम बात कर रहे थे कि कोई एक्सपर्ट है तो उनके साथ अगर आपने 2-3 प्रोजेक्ट्स में काम किया तो आपकी स्किल भी अपग्रेड होगी। तो ये वोकेशनल एजुकेशन की आवश्यकता है। हमारे देश में स्किल इंडिया मिशन भी चल रहा है, राइट, और भारत को स्किल कैपिटल बनाने का भी भारत की सरकार का सपना है। लेटेस्ट यूनेस्को का जो स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020 है, उसमें ये पाया गया है कि वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग में हम थोड़े पीछे हैं, और बहुत सारे मीन्स ये जो ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं, राइट, तो उनसे बहुत सारे लोगों को जॉब भी मिल रही है। और जॉब मार्केट में भी ये देखा गया है कि ग्रेजुएशन के कंपैरिजन में ये जो TVET ग्रेजुएट्स हैं जिन्होंने ऐसे कोई वोकेशनल कोर्सेज किए हैं, तो उनको एंट्री लेवल की जॉब्स भी फटाफट मिल जाती है, उनको पे भी ज़्यादा मिलता है, कम वक्त में जॉब्स मिल जाती है। और बहुत सारी कंपनीज़ का कहना यह है, उनकी कंप्लेन ये है कि उनको स्किल्ड कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं। तो ये TVET ग्रेजुएट्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम तैयार कर सकते हैं, ताकि जो एम्प्लॉयर हैं उनको भी अच्छे लोग मिल जाएं और लोगों को भी जॉब मिल जाए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 50% जितने बच्चे जो हैं उनको 2025 तक वोकेशनल एजुकेशन देने की बात है। 6th स्टैंडर्ड से ही उनको वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर मिले, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो दिस आर गुड थिंग्स। लेकिन इसी के साथ साथ हमें TVET, जिन्होंने पढ़ाई ख़त्म कर ली है या पढ़ाई नहीं की है, तो उनको TVET के तहत लाकर को लॉन्च करना चाहिए। ऐसे मुसीबत वक्त में इकोनॉमी और लोगों के जीवन को बैक टू नॉर्मल लाने में ये TVET प्रोग्राम जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। ये हैं कुछ न्यूज़ आइटम्स
लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। हमने स्मार्ट कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, ये आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत मदद करेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। आज का लेक्चर, आज की डिस्कशन अगर पसंद आई है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। जो प्रश्न पूछे हैं उनको कमेंट सेक्शन में आंसर देना मत भूलिए। आई सी यू सून विद इंग्लिश वर्जन, उसके बाद डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस। एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।